Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। और साइंस जो है उसमें जीव विज्ञान जो है उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जामिनेशंस में। तो हम उसके सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है जैव प्रक्रम और पोषण का, तो उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैं तो अभी वीडियो अपलोड ही करूँगी, उतना लाइव मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम को मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग का एग्ज़ाम वैसे भी नज़दीक आते जा रहा है, तो अगर मैं एन मौके पे आप लोग का साथ छोड़ दूँगी तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बस वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग बस उसको सुबह और शाम में एक बार देख लीजिएगा हमेशा। और ऐसे हमेशा माइंड में आपके घूमते रहेगा क्वेश्चन, तो हमेशा याद रहेगा। और हमेशा देखते रहिएगा वीडियो, तो आपको ज़रूर ना ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए ये सारे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन में हमारा है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो हैं CO2 हैं। तो वायुमंडल जो है वहाँ पर CO2 कितना प्रतिशत है, तो 0.03%। ठीक है, याद रखिएगा 0.03%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो 0.03% याद रखिएगा। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो उनके लिए CO2 तथा जल तो ज़रूरी है। ठीक है, और उनके लिए क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है, बट ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है उनको। ये सारी चीज़ें जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑक्सीजन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो इसको याद रखिएगा। हमेशा 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो उसका आंसर होगा CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, बट ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, ये बोल रहा है कि जो कवक होते हैं, ठीक है, कवक में पोषण की विधि क्या है। कवक जो होते हैं उसमें पोषण की विधि क्या है, तो देखिए स्वपोषी पोषण या फिर प्राणी समभोजी होते हैं या समभोजी होते हैं या विषमभोजी होते हैं। तो जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं, हमारे विषमपोषी होते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। उसके बाद देखिए कि जठर रस से निकलने वाला जो जठर रस में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो ग्राहनी। जठर रस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वो है ग्राहनी, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन ये पूछता है। पीत रस का रंग कैसा होता है, तो पीत रंग का जो रंग होता है वो हरा होता है। पीत रस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का इकाई है। किसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहते हैं इनमें से, तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो किसी भी पौधों के लिए वो प्रकाश संश्लेषण का क्या कहलाता है, इकाई कहलाता है। वैसे पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेते हैं क्या कहलाता है। वैसा पोषण को हमको बताना है जिसमें जंतु क्या करता है कि अपना भोजन या तो ठोस रूप में लेगा या तो तरल रूप में लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। और हाँ, आप लोग प्राणी पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को आप लोग याद रखिएगा। वैसे तो मैं वीडियो अपलोड कर ही दूंगी सब्जेक्टिव का, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा हेल्पफुल करेगा वो। उसके बाद देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन कि क्रमानुकुंजन गति पाई जाती है। जो क्रमानुकुंजन गति होती है वो किस में पाई जाती है, तो छोटी आंत में पाई जाती है। ओके, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्या होती है, तो ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। ओके,
उसके बाद देखिए, आहार नाल के किस भाग में पाचन संपूर्ण होती है। तो जो आहार नाल है उसमें किस भाग में सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो वो है छोटी आंत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आयरन पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है, तो लाल रक्त कण में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं। तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या क्या होते हैं, तो श्वसन भी होता है, उसमें पोषण भी होता है, जनन भी होता है। तो ये सभी होंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी घ, ठीक है, कि श्वसन भी होगा, पोषण भी होगा, जनन भी होगा। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल जो है उसमें O2 का प्रतिशत कितना है, तो वो है 21%। ये तो हम लोग बहुत पुराना हो गया है, बहुत पहले से जानते हैं इसको, ओके। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण के अंग है। इनमें पूछ रहा है कि कौन से प्रकाश संश्लेषण के अंग है, तो हरित लवक होगा यहाँ पे, ओके। आंसर होगा हमारा हरित लवक, यहाँ पे छूट गया है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं भी पूछता है, हमेशा पूछेगा ये सारा क्वेश्चन कि जो भोजन है उसका पचना बोल लिए, पचना जो है वो किस प्रकार की क्रिया होती है, तो वो होती है उपचयन, ठीक है, याद रखिएगा, उपचयन होता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो वो है कूटपाद के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमीबा से तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, और अमीबा का चित्र बनाने के लिए दे देता है और सब्जेक्टिव में, ठीक है, पूछ देता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग है, मुख गुहा है, जो कि लार ग्रंथि में नहीं पाई जाती है, तो वो है ब्रूनस जो होती है वो मनुष्य के मुख अंग में नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है, तो ऑप्शंस में हमारा दिया है मुख गुहा से, ग्रासनी से, अमाशय से और छोटी आंत से। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा से। खाते हैं तभी ना पाचन की क्रिया शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दंत अस्थि क्षय का कारण क्या होता है। दांत झड़ना अस्थि क्षय का मतलब होता है, तो घ नंबर इनमें से सभी। देखिए क्या है, मीठी चीज़ का खाना। दांतों सही में देख लीजिएगा, जब भी आप कुछ ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट सी आ जाती है, और एक ऐड भी देता है ना, अगर आपके दांतों में झंझनाहट हो तो सेंसोडाइन का यूज करें, ऐड देता है ना। उसके बाद देखिए, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण होना। तो ये तीनों जो है क्या करते हैं, तो दांत झड़ने अस्थि क्षय का कारण होते हैं। तो इनमें से क्या होगा, हमारा सभी आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, तो जल से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलता है वो जल से ही ना हम लोग को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा जल। उसके बाद है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या, हरा। तो यही हमारा आंसर है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। उसके बाद देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति जो है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, ओके। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियाँ जो है अमाशय में पाई जाती हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत जो होती है वहाँ पर भोजन की पाचन होती है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसको पचाने में किस वाले जो रस हैं उसका भूमिका ज़्यादा होता है। तो देखिए, पीत रस का भी उसमें भूमिका होता है, अग्नाशय रस का भी होता है, और आंत्र रस का भी होता है। तो इनमें से क्या होगा, हमारा सभी आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए,
क्या है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है ग हो जाएगा, अमीबा में। ये तो हम लोग ऊपर ही पढ़े थे कि जो अमीबा है अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा। और कूटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं? तो भीतीय कोशिका जो होती हैं वही करती हैं। जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। उसके बाद है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन की प्रोटीन को बदल देता है। तो वो किस में बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कैसी होती है? तो अधिक कम होती है। जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी जो छोटी आंत की लंबाई होती है शाकाहारी जंतु के, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता है पहले से। तो ज़्यादा किसका बड़ा होता है? छोटी आंत किसकी बड़ी होती है? तो वो मांसाहारी का, बट शाकाहारी का छोटा होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी की जो छोटी आंत की लंबाई है वो छोटी होती है। ओके, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा घ, प्राणिसम पोषण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राणिसम पोषण कहते हैं। तो यही 30 क्वेश्चन था हमारा जैव प्रक्रम का सिर्फ। और सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। यही 30 क्वेश्चन था हमारा जो कि मैंने अभी सबमिट किया था, इसको लिया था। ठीक है, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।